Hello, good morning. This is my 19th December's lecture, and today we shall discuss about the transformer and AC generator. The first of all, we shall discuss about the transformer. ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। फॉर द सेम पावर सप्लाई से हम लोग जो पोटेंशियल है उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जिस डिवाइस को काम में लेते हैं उसे हम लोग ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को इंक्रीज करने के काम आता है। मीन्स इसके अंदर हम लोग लो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और इससे हम लोग हाई पोटेंशियल आउटपुट पर ऑब्टेन करते हैं। और ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे पास इनपुट में जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम और आउटपुट के अंदर जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये हुआ आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल को इंक्रीज करने के काम आता है। इसमें सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल ज़्यादा, प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल कम, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा और प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। सेकेंड टाइप का ट्रांसफार्मर हमारे पास आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसके अंदर हम लोग पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को हम लोग काम में लेते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस होता है कि इनपुट में जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा और आउटपुट में जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से अप्लाइड पोटेंशियल ज़्यादा और आउटपुट पर जो पोटेंशियल हम लोगों को मिलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो पोटेंशियल को डिक्रीज करने के काम आता है। पावर वही रहेगी, पावर सप्लाई इसके अंदर वही रहती है ट्रांसफार्मर के अंदर। इसके बाद हमारे पास ये दोनों टाइप ट्रांसफार्मर हो गया डिवाइस। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इसके अंदर हमारे पास ES is greater than EP because NS is greater than NP। इसके अंदर EP is greater than ES और NP is greater than NS होता है। स्टेप डाउन, ये स्टेप अप के अंदर। तो ये चीज हमारे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के अंदर ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसके अंदर अगर दो कॉइल पास पास हो और एक कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स के अंदर या करंट के अंदर अगर हम लोग चेंज करें तो दूसरी जो नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर भी फ्लक्स में चेंज होकर के इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है। इसी चीज़ को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो होती है वो किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर डिपेंड करती है। ट्रांसफार्मर works on phenomenon of mutual induction।
ये म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिनन पर वर्क करता है, यानी किसी भी एक कॉइल के अंदर अगर हम लोग करंट में चेंज करें तो नेबरिंग कॉइल से के टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ नेबरिंग कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसी फिनोमिनन पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिनन। इसके बाद हमारे पास आती है डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम। लेबल डायग्राम के अंदर हमारे पास एक सेवरल टर्न्स का रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। अलग अलग प्लेट से मिलकर के बना होता है। ये साइड हमारे पास इनपुट होगी जिसके अंदर थिक कॉपर वायर इसके ऊपर क्या होता है, बाउंडेड होता है और ये ऐसी सोर्स से कनेक्टेड कर देते हैं हम लोग, इसमें करंट की वैल्यू चेंज होगी और इधर हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल आ जाएगी। ये नंबर ऑफ टर्न से ट्रांसफार्मर के नेचर को डिसाइड करते हैं और यहाँ पर ये आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस RL है और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होती है, इसके अंदर प्लेस होती है। तो ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर ट्रांसफार्मर का हुआ। ये हमारे पास आयरन फ्रेम हुआ जिसका जो डिफरेंट स्ट्रिप से मिलकर के बना होता है। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल थिक कॉपर वायर से, ये सेकेंडरी कॉइल, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर हमारे पास होती है। ये लोड रेजिस्टेंस RL है और ये हमारे पास AC सोर्स। तो ये हमारे पास लेबल्ड डायग्राम हुआ जिसके अंदर आयरन फ्रेम होता है, सेवरल स्ट्रिप से मिलकर के बना हुआ, दो थिक कॉपर वायर से बनी हुई कॉइल्स होती है। एक होती प्राइमरी कॉइल जो AC सोर्स से कनेक्टेड होती है, एक होती सेकेंडरी कॉइल जो लोड रेजिस्टेंस RL से होती है। अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये चीज हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर आएगी। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास इसके अंदर आती है वो आएगी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर तो हम लोगों के पास यही होगा कि एक आयरन फ्रेम होता है जो सेवरल मेटल स्ट्रिप्स या आयरन जो स्ट्रिप्स होती है जो लैमिनेटेड होती है वो एक के ऊपर एक रख करके एक मोटा फ्रेम बनाया जाता है और फिर इसके अंदर एक थिक लैमिनेटेड कॉपर वायर से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स कनेक्टेड होती है। प्राइमरी कॉइल इसके अंदर बाउंडेड होगी एक आर्म के अंदर और अपोजिट आर्म के अंदर जो सेकेंडरी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल ऐसी सोर्स से कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी कॉइल लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्टेड होती है। ये इसके अंदर क्या हुई, कंस्ट्रक्शन हुई। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ टर्म्स मैं लिख देता हूं।
iron frame made of several laminated metal strips. An iron frame made of several laminated metal strips is taken and in opposite arms primary and secondary coils made of thick copper strips, made of copper wires are wounded a soft iron core is also provided inside the frame. Primary coil is connected with AC source and secondary coil is connected with load resistance. लॉड रजिस्टर से हम लोग इसे क्या कर देते, कनेक्ट कर देते। ये हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्शन हो गई। तो ये चीज हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई। तो ट्रांसफार्मर के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिक्रीज इन पोटेंशियल, वो डिवाइस जो डिक्रीज इन पोटेंशियल के काम आता है, डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल के काम आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग। मान लो हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर या प्राइमरी जो आपके पास कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास एनपी, करंट आईपी और पोटेंशियल ईपी है, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, करंट आईएस और पोटेंशियल ईएस। प्राइमरी कॉइल के अंदर सर्किट की पावर पी आई से डिनोट करेंगे हम लोग, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर पी और से हम लोग डिनोट करेंगे इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। तो ये चीज हमारे पास आगे फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट विथ पॉजिंग द वीडियो। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास
अब हमारे पास इसके अंदर वर्किंग के अंदर क्या होगा, when AC source is provided, when AC source is provided, supplies current to primary coil, then magnetic flux linked with the coil, phi p is equal to हमारे पास आ जाएगा NP B A cos theta. phi p is equal to NP cos थीटा हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या हो जाएगा, phi p इज इक्वल टू NP B A cos थीटा। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी EP इज इक्वल टू NP D phi p अपॉन D। सिमिलरली ES इज इक्वल टू आ जाएगा NS D phi S अपॉन DT। अगर मान लो हमारे पास, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर एक कॉइल के ऊपर दूसरे कॉइल हम लोग बाउंडेड करते हैं, इस वजह से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यूज इसके अंदर क्या होगी, सेम होगी। और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, EP अपॉन ES इज इक्वल टू आ जाएगा NP अपॉन NS। ये हमारे पास इसके अंदर आएगा। और PI इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास PI की वैल्यू आ जाएगी EP इज इक्वल टू ES और इट इम्प्लाइज EP अपॉन ES इज इक्वल टू आ जाएगा IS अपॉन IP। इस तरह से हमारे पास जो प्रॉपर वैल्यू आएगी वो आ जाएगी EP अपॉन IP, ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। करंट की वैल्यू हमारे पास उल्टी रहेगी और बाकी रिलेशंस हमारे पास इसके अंदर ये आएगा। तो ये चीज होगी हमारे पास, ऐसे सोर्स से फ्लक्स लिंक होगा और फिर उसके बाद वही अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा। और पूरा का पूरा फ्लक्स अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाता है, तब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर कभी भी इक्वल नहीं होती। There are certain reasons due to which the transformer loses its energy and power. तो हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होगी आपके पास आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%। और इट इम्प्लाइज परसेंटेज। अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100% आपके पास एफिशिएंसी आएगी। ये एफिशिएंसी जनरली प्रैक्टिकली किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर 100% नहीं होती। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर होता है। तो वो एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, वहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एनर्जी लॉसेस
इन ट्रांसफार्मर। फर्स्ट आता है हमारे पास आयरन लॉस, क्योंकि इसके अंदर आयरन फ्रेम होता है, तो आयरन फ्रेम होगा तो जब इसमें करंट की वैल्यू इनपुट कॉइल के अंदर और आउटपुट कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू, क्योंकि ऐसी सर्किट है, ऐसी इसके अंदर करंट होती है, तो इनपुट और जो करंट या आउटपुट करंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो जो हमारे पास जो फ्रेम है आयरन फ्रेम में, उससे लिंक्ड फ्लक्स के अंदर चेंजेस आएगा, तो उसमें भी इंड्यूस ईएमएफ और एडी करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। एडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। बस इसमें जो एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी वो कहाँ से आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आई, तो इसमें जो हीट एनर्जी इसके अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट पर होती है, और इस वजह से इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आयरन लॉस के नाम से जानते हैं। इस आयरन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैमिनेटेड डिफरेंट स्ट्रिप्स यूज करते हैं, और इसके अंदर जो स्लॉट्स वगैरह भी काटते हैं हम लोग, ताकि उसकी वजह से क्या हो कि करंट जो एडी करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और एकदम से इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होती चली जाए। तो ये चीज कहलाती है आपके पास आयरन लॉस, और इसे मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेटेड मेटल स्ट्रिप्स और स्लॉट्स वगैरह इसके अंदर काटते हैं, ताकि इसके अंदर क्या हो जाए कि एडी करंट की वैल्यू को मिनिमाइज किया जा सके। एडी करंट की वजह से जो हीट एनर्जी के फॉर्म में जो लॉस हो रहा है उस लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कॉपर लॉस, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, तो कॉपर वायर के अंदर जब करंट फ्लो होगी तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसमें भी क्या होगा कि वही करंट फ्लो की वजह से क्या होगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें भी वायर गर्म हो जाएगा और हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगा एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉपर लॉस के फॉर्म में क्या होती है कि डिक्रीज होती है। तो अब इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिक कॉपर वायर्स यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर थिक कॉपर वायर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉपर लॉस में जो एनर्जी हो रही है, कॉपर लॉस के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस हो रहा है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, कम या मिनिमाइज कर लेते हैं। तीसरा आता है हमारे पास जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, वो होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है, पूरी तरह से सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं हो पाता, तो इसके अंदर जितना इसके अंदर कम होगा वही चीज क्या कहलाती है, फ्लक्स लीकेज के नाम से जानते हैं। प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जरूरी नहीं है सेकेंडरी कॉइल से ही पास हो। तो इस तरह से जो फ्लक्स के अंदर जो कमी आती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में, उसी को हम लोग फ्लक्स लीकेज के नाम से जानते हैं। इस फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल पर ही सेकेंडरी कॉइल को क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, ताकि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स है वो पूरी तरह से सेकेंडरी कॉइल से क्या हो जाए, लिंक्ड हो जाए। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स लीकेज को क्या करते हैं, हम लोग फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज इस तरह से करते हैं कि प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के अंदर बाउंड करते हैं, यानी कि प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल बाउंडेड कर देते हैं। तो फ्लक्स लीकेज को हम लोग इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, जब भी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है, जो एयर के अंदर ज्यादा और सॉफ्ट आयरन के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी तरह के कोई भी
एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास एयर, अगर मान लो कुछ भी नहीं रखेंगे तो एयर रहेगी तो एयर ही मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती, क्योंकि करंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डायरेक्शन रिवर्स होगी, मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज होगी। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अगर एयर है तो उसमें ज़्यादा होगा, और अगर उसके अंदर हम लोग आयरन फ्रेम के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं या रख देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि वो जो आपके पास सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, उसमें एनर्जी लॉस एयर के कंपैरिजन में कम होता है। तो आयरन कोर की जगह पर हम लोग किसको यूज करते हैं, सॉफ्ट एयर कोर की जगह पर हम लोग किसको यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। उसमें एनर्जी लॉस क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा भी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है तो उसके अंदर एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है तो ये जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये भी किसके कॉस्ट पर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस के कॉस्ट पर हो रही है। तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पर एनर्जी का लॉस होता है। हमिंग साउंड इन ट्रांसफार्मर। तो ये कुछ एनर्जी लॉसेस हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर नेवर बी 100%। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कभी भी 100% नहीं हो सकती है। कुछ फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द एसी जनरेटर। ओके, अब इसके बाद हम लोग एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली चीज तो जनरेटर किसको बोलते हैं, यहां से हम लोग बात शुरू करेंगे। व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जनरेटर के नाम से जानते हैं। A device that converts mechanical energy into electrical energy. उसी को हम लोग इज कॉल्ड जनरेटर। यही चीज क्या कहलाती है, जनरेटर के नाम से जानी जाती है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह से कन्वर्टर होता है, लेकिन हम लोग इससे, क्योंकि इसमें ऐसी करंट इसके अंदर या करंट इसमें प्रोड्यूस होती है, इस वजह से हम लोग इसे जनरेटर का नाम देते हैं। वैसे ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो जनरेटर होता है दो तरह का होता है। पहला होता है हमारे पास एसी जनरेटर, जो एसी करंट को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा होता है हमारे पास डीसी जनरेटर, जो प्रोड्यूस करता है किसको, डीसी यानी डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, डीसी जनरेटर कहलाता है। एक या दो बेसिक डिफरेंस इसके अंदर, सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस होता है कि एसी जनरेटर के अंदर हम लोग स्लिप रिंग्स काम में लेते हैं,
और इसके अंदर जो डीसी जो जनरेटर है उसके अंदर हम लोग कम्यूटेटर काम में लेते हैं। बस इसी की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो करंट की जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, वो क्या होती है, एक ही डायरेक्शन मिलती है डीसी के अंदर, और एसी के अंदर अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर वैल्यूज मिल जाती है। तो ये चीज आपके पास एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर हुआ। हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल एसी जनरेटर के बारे में करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लेवेल्ड डायग्राम। इसके अंदर हम लोगों के पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और ये डायग्राम इधर नहीं बना करके मैं इधर बनाऊंगा। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें सेवरल टर्न्स होते हैं। एक हैंडल होता है ताकि इसे हम लोग इसके अंदर घुमा सकें। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता है, और इसके अंदर एक स्लिप रिंग होती है। इसी तरह से सिमिलरली एक स्लिप रिंग इसके अंदर होती है। यहाँ पर कार्बन ब्रश होते हैं जो ग्रेफाइट के बने होते हैं, और फिर उसके बाद ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस Rn से कनेक्टेड होते हैं। तो एसी के अंदर एक बार M से N की तरफ करंट फ्लो होती है, और एक बार N से N की तरफ फ्लो होती है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर P, Q, R, S आपके पास इसके अंदर आ गया है, और ये आपके पास आर्मेचर कहलाएगा। इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा। ये है हमारे पास साउथ पोल, ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये है हमारे पास आर्मेचर सेवरल टर्न्स वाला, ये हमारे पास स्लिप रिंग्स, ये है हमारे पास कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश है, और ये लोड रेजिस्टेंस। तो दो पावरफुल मैग्नेटिक पॉल्स के बीच में हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स, जिसे हम लोग आर्मेचर के नाम से जानते हैं, ये हम लोग इसके बीच में रखते हैं। एक हैंडल होता है ताकि इससे हम लोग आर्मेचर को घुमा सकें, और नीचे इसके जो एंड्स होते हैं आर्मेचर से, उससे दो स्लिप रिंग्स कनेक्टेड होती है जो इस आर्मेचर के साथ ही घूमती है। और इसके लिए जो स्लिप रिंग्स होती है ये दो कार्बन ब्रशेस के ऊपर इन कांटेक्ट रहती है, और फ्रीली मूवमेंट और रोटेशन इनका कोई इसका होता है। और ये जो दोनों कार्बन ब्रशेस हैं, ये दोनों कार्बन ब्रशेस लोड रजिस्टर RL से कनेक्टेड होते हैं। ये पूरी की पूरी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन और ये वाली चीज आ गई। अब जहां तक वर्किंग का सवाल है, तो वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर ये वर्क करती है। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ AC generator is based on electromagnetic induction. लॉस पर यह बात करता है
कि ये कॉइल अगर रोटेट होगी तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होगी। ये वर्किंग प्रिंसिपल हुआ। वर्किंग का जहां तक सवाल है हमारे पास, तो वर्किंग के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही फाई इज इक्वल टू आ जाएगा एन बी ए cos ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और माइनस साइन कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन में इधर लगा दूंगा, और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू रहेगी आपके पास E इज इक्वल टू बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और अगर रेजिस्टेंस R हो, इफ R बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R हो तो I इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन R इज इक्वल टू बी एन ए ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास I0 साइन ओमेगा टी, यानी जो प्रोड्यूस करंट है वो कौन सी होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी, और इसी तरह से ईएमएफ की वैल्यू भी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हमारे पास इसके अंदर आएगा। वही की वही चीज इसके अंदर ये है कि जब ये हमारे पास PQRS इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जबकि RS ऊपर और PQ नीचे जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें जो इंड्यूस करंट होगी वो राइट हैंड रूल से होगी। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसके अंदर मोशन की डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये हमारे पास करंट की IBM मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मोशन की डायरेक्शन। तो हमारे पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी। तो ये करंट हो गया, मोशन की डायरेक्शन ये होगी, तो इसके अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन आपके पास किस तरह से रहेगी, इस तरह से इसके अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन रहेगी। तो इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, ये वाली सिचुएशन के अंदर आपके पास रहेगी, यानी एस आर क्यू पी, और फिर इधर से एम से एन की तरफ जाएगा। अगले हाफ साइकिल के अंदर क्या हो जाएगा, आर एस नीचे और पी क्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर वही राइट हैंड रूल से हम लोगों के पास क्या होगा, करंट फ्लो की डायरेक्शन इसके अंदर किधर से किधर होगी, पी क्यू आर एस होगी, और फिर इधर हमारे पास इससे स्लिप रिंग के थ्रू होकर के एन से एम की तरफ इसमें करंट फ्लो होती है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन एस आर क्यू पी एम एन की तरफ जाएगी, और अगली हाफ साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू रहेगी पी क्यू आर एस एन एम की तरफ जाएगी, और इस तरह से एक हाफ साइकिल के अंदर करंट फ्लो हमारे पास एम से एन की तरफ, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट फ्लो एन से एम की तरफ रहेगी। तो ये चीजें हमारे पास इसके अंदर कंटिन्यूसली मिलती चली जाएंगी। ये चीज होता है हमारे पास एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी की सारी वर्किंग और 5 मार्क का क्वेश्चन इसके अंदर आता है, और ये हम लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह सब इसके अंदर आप लोगों को लिखनी है। वर्किंग में बस केवल इतना सा लिखना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन एस आर क्यू पी एम एन की तरफ जाएगी, और अगली हाफ साइकिल के अंदर पी क्यू आर एस, और फिर उसके बाद एन से एम की तरफ जाएगी। डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स की जगह पर कम्यूटेटर यूज होता है, लेकिन वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बस केवल एक नॉलेज के हिसाब से मैंने बता दिया आप लोगों को। इसमें कम्यूटेटर के अंदर क्या होता है कि एक हाफ साइकिल के बाद कम्यूटेटर की पोजीशन क्या होती, चेंज हो जाती है, यानी कि जो कम्यूटेटर आपके पास B1 से कनेक्टेड था कार्बन प्लस से, वो B2 से कनेक्ट हो जाता है अगली हाफ साइकिल में, और B2 वाला जो आपके पास जो कम्यूटेटर है वो B1 से कनेक्टेड हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो की डायरेक्शन उसमें एक ही हमें कंटिन्यूसली मिलती चली जाती है। तो ये हमारे पास टोटल एसी सोर्स ट्रांसफार्मर और जनरेटर हुआ।
और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे।